हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और उस लेसन का नाम है द्रवों का प्रवाह। ठीक ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह में ठीक है, द्रव तो हम लोग सब लोग जानते हैं भाई। द्रव क्या होता है? द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता ना। लेकिन अब हम लोग उस द्रव में ऐसे द्रव की चर्चा करेंगे जिसका नाम सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आदर्श द्रव। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आदर्श द्रव। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग आदर्श द्रव से रिलेटेड होकर देखने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मज़ा आ जाने वाला है। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं कि आदर्श द्रव होता क्या है। ठीक ना, क्या हम लोग क्या समझेंगे पहले कि ये आदर्श द्रव है क्या? आदर्श द्रव जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड यानी आदर्श द्रव होता क्या है? देखिए भाई, आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसका, ठीक है, जिसका क्या? आदर्श द्रव वह द्रव होता है जो शून्य संपीड्यता, ठीक ना। आदर्श द्रव की कंडीशन भाई जो क्या हो? शून्य संपीड्यता हो और क्या हो? शून्य सयानता हो। बहुत कठिन वर्ड तो नहीं लग रहा ना तुम लोग को? लग रहा है सर ये कहाँ से खोज कर लाते हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? तो शून्य संपीड्यता, ठीक ना, शून्य संपीड्यता और शून्य सयानता का जो द्रव होता है, ऐसे ही द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श द्रव कहते हैं, आइडियल लिक्विड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई बंदा या बंदी पूछे कि आदर्श द्रव क्या होता है तो आप उसको क्या जवाब देंगे? कि ऐसा द्रव जो शून्य संपीड्यता और शून्य सयानता का हो। शून्य संपीड्यता और शून्य सयानता का हो उसे ही क्या कहते हैं? आदर्श द्रव कहते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक ना, कि आदर्श द्रव क्या हो गया? शून्य संपीड्यता और शून्य सयानता का द्रव ही आदर्श द्रव कहलाता है। ठीक है, अब ये जो कठिन वर्ड दिख रहे हैं आपको कि संपीड्यता क्या है, सयानता क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते भाई। ठीक ना, शून्य संपीड्यता और शून्य सयानता। तो संपीड्यता मतलब होता है कि भाई दबाना, ठीक ना। शून्य संपीड्यता मतलब क्या होता है? दबाना। लेकिन पूरे का मतलब क्या हुआ? शून्य संपीड्यता मतलब कि ऐसा द्रव जिसको दबाने पर दाब लगाने पर उसके आयतन में कोनो परिवर्तन ना हो। ठीक ना, ऐसा द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वह क्या कहलाता है? शून्य संपीड्यता कहलाता है। ठीक है, और शून्य सयानता क्या हुआ सर? शून्य सयानता जो हुआ, शून्य सयानता देखिए भाई, आप लोग कभी पढ़े होंगे घर्षण ना, घर्षण में पढ़े होंगे कि जो दो ठोस वस्तुएं होती हैं, जब दो ठोस वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं या फिसलने का प्रयास करती हैं तो उनके बीच में एक विरोधी बल लगता है। कौन सा बल लगता है? विरोधी बल लगता है। अच्छा, विरोधी बल करता क्या है? वह विरोधी बल जो वस्तुएं गति करती हैं या गति करने का प्रयास करती हैं उनमें क्या करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। कौन? घर्षण। तो उसी प्रकार से ये जो द्रव होता है ना, द्रव में भी एक बल लगता है। जो द्रव होता है, द्रव में भी क्या होता है? एक बल लगता है। अच्छा, वह जो बल लगता है, जो द्रव की बहुत सारी परतें होती हैं, जिसे हम लोग को दिखता नहीं है ना, ऐसे पानी बह रहा हम लोग लगा के पानी, उसमें बहुत सारी परत होती हैं। क्या होती हैं? द्रव की बहुत सारी परतें होती हैं। उन बहुत सारी परतों में जो परतें होती हैं वह क्या करती हैं? विरोध करती हैं आगे बढ़ने का। परतें क्या करती हैं? आगे बढ़ने का विरोध करती है। भाई आप द्रव को गिराइए, द्रव कुछ दूर बाद आगे जा कर के रुक जाता है। तो वो जो रुक जाता है इसका मतलब जो द्रव की बहुत सारी परतें हैं वह क्या कर रही हैं? एक दूसरे का विरोध कर रही हैं कि आगे न बढ़ पाए। एक दूसरे का विरोध कर रही हैं कि द्रव आगे न बढ़े। वही जो गुण होता है ना, वही गुण क्या कहलाता है? सयानता कहलाता है। लेकिन हमारा जो आदर्श द्रव होता है, आदर्श द्रव के अंदर ऐसा गुण नहीं होता है कि उनके अंदर जो इन्हीं बहुत सारी परतें हैं उन परतों के बीच कोई सापेक्ष गति का विरोध करने वाला नहीं होता है, मतलब सयानता नहीं होता है। बात समझ आ गई? मतलब जो परत होती है, परतों के बीच जो विरोधी बल लगता है वह विरोधी बल आदर्श द्रव में नहीं होता है। ठीक ना, तो आदर्श द्रव समझ में आ गया। आदर्श द्रव क्या? ऐसा द्रव जो शून्य संपीड्यता और शून्य सयानता का होता है, आदर्श द्रव कहलाता है। आदर्श द्रव समझ में आ गया। आदर्श द्रव में आपका शून्य संपीड्यता क्या है उसको हमने बता दिया, शून्य सयानता क्या होता है ये हमने बता दिया। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे? द्रव को बहाएंगे।
द्रव को प्रवाह करेंगे। जब द्रव को प्रवाह करते हैं तो क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आप लोग हेडिंग डाल के लिख लेंगे। आदर्श द्रव क्या होता है, ठीक है, मन कहे तो भाई शून्य संपीडितता और शून्य श्यानता क्या होता है उसको लिख सकते हैं। शून्य संपीडितता हमने बता दिया। शून्य संपीडितता क्या हुआ कि द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोनो परिवर्तन ना हो। शून्य श्यानता क्या हुआ कि द्रव के परतों के बीच कोई विरोधी बल नहीं लगता है। ठीक ना, ये हो गया आपका शून्य श्यानता। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि द्रवों का प्रवाह। ठीक है, क्या देखेंगे, द्रवों का प्रवाह। देखिए भाई, जो द्रव होता है, द्रवों का प्रवाह जो होता है, द्रवों का प्रवाह यानी द्रव का बहना, यार प्रवाह माने बहना। ठीक है, कोई नया वर्ड नहीं है ये, प्रवाह मतलब बहना। जो द्रव बहता है वह दो तरीके से बह सकता है। ठीक है, कितने तरीके से, दो तरीके से। एक होता है धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, धारा रेखीय या रेखी लिख देना, केवल रेखी नहीं, रेखी, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। और दूसरा होता है हमारा प्राक्षुब्ध प्रवाह। दूसरा क्या हो जाएगा, प्राक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह और दूसरा क्या हो गया, प्राक्षुब्ध प्रवाह हो गया। अब दोस्तों देखिए जरा, धारा रेखीय प्रवाह होता क्या है। धारा रेखीय प्रवाह जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो, STREAM ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब आप लोग नीचे हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखिए भाई समझिए जरा, मान चलिए कि आपने कोई द्रव प्रवाहित कर रहे हैं। ये आपका जैसे द्रव है ये प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना, ये द्रव क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित हो, ठीक है, कि किसी एक ही बिंदु पर, यहाँ पे हमने ले लिया बिंदु, यहाँ पे चाहे बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं भी बिंदु ले सकते हैं, बहुत सारे बिंदु है ना, बहुत सारे बिंदु हैं। किसी एक ही बिंदु पर, हमने इस बिंदु पर ले लिया, किसी एक ही बिंदु पर जितने भी द्रव के कण गुजरे, जितने भी द्रव के कण गुजरे, इस बिंदु पर जितने भी द्रव के कण गुजरे, उन सभी कणों का पथ एक ही हो, उन सभी कणों का पथ एक ही हो, वही क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से बार देखो। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित हो, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित हो कि किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले, किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का पथ एक ही हो, तो यह प्रवाह, यह तो ऐसा प्रवाह क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। या फिर कह सकते तो ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। बात समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ से जो पहला कण गुजरा उसका पथ ये हुआ, दूसरा कण गुजरेगा यहाँ से, जितने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी कण गुजरेंगे सभी कणों का पथ क्या होगा, यही होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो यही प्रवाह क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। बोल भाई भेजे में जा रही बात ना, समझ में आ रही है ना, कैसे कैसे मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कि कोई प्रवाह इस प्रकार हो, किसी एक ही बिंदु से जितने भी द्रव के कण गुजरे और सभी कणों का पथ क्या हो, एक ही हो, तो यह क्या कहलाएगा, धारा रेखीय प्रवाह कहलाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप लोग इसको शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित हो, ठीक है, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित हो, इस प्रकार प्रवाहित हो, इस प्रकार प्रवाहित हो कि, ठीक ना, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित हो कि किसी एक ही बिंदु, कि किसी एक ही बिंदु, कि किसी एक ही बिंदु, किसी एक ही बिंदु, ठीक है, किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले या जाने वाले, ठीक ना, गुजरने वाले या जाने वाले, गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का पथ, द्रव के सभी कणों का पथ, द्रव के सभी कणों का पथ एक ही हो, पथ एक ही हो, तो इसे, तो ऐसे प्रवाह को ना, तो ऐसे प्रवाह को क्या बोलेंगे, धारा रेखीय प्रवाह ना, तो ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलेंगे, साथ में बढ़िया सा नोट्स बनाओ, बढ़िया से तैयारी करो, ठीक ना, और हर चीज़ समझते चलो। जब हर चीज़ समझते चलोगे तो न्यूमेरिकल बताएंगे और कुछ बताएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया आपको, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है और कैसे होता है। अब देखिए जरा समझिए भाई, इसमें कुछ हम लोग नोट पॉइंट समझने वाले हैं। क्या नोट पॉइंट समझने वाले हैं,
जैसे आपको समझ में आ गया भाई ये क्या हो रहा है, कोई धारा रेखी प्रवाह हो रहा है। जब धारा रेखी प्रवाह होता है तो जो पथ बनता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, धारा रेखी पथ बनते हैं। क्या बोलेंगे, धारा रेखी पथ। मतलब भाई ये पूरा पथ बन गया ना, तो ये हमारा क्या बन गया, धारा रेखी पथ बन गया। अच्छा, अगर धारा रेखी पथ बन गया तो धारा रेखा के किसी बिंदु पर यहाँ पे, ठीक है, धारा रेखा के किसी बिंदु पर धारा पथ बन गया, धारा रेखा बन गया, ठीक है। धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ये देखो ये स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। यहाँ पे अगर बिंदु की बात करें, यहाँ पे स्पर्श हो गया। अगर यहाँ बात करें, ये देखो यहाँ पे स्पर्श हो गया। तो जो स्पर्श खींचा गया है, ठीक है, जो स्पर्श रेखा खींचा गया है वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, द्रव के वेग की दिशा को दर्शाता है। धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, धारा रेखा बन गई, ये धारा रेखा के किसी बिंदु है, उस बिंदु पर हमने क्या खींच दिया, ये स्पर्श रेखा खींच दिया है। ये स्पर्श रेखा क्या दिखाती है, द्रव के वेग की दिशा को दर्शाता है। बात समझ में आ गई। धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को दर्शाती है, ठीक ना, उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं लिख दूं, चलो भाई लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दर्शाता भाई, उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है, द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। ये फिगर हमने आपको दिखा दिया है कि ये जो धारा रेखा के किसी बिंदु पर जो खींचा गया स्पर्शी है वह क्या दिखा रहा है, द्रव के वेग की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। अगला नोट पॉइंट में क्या समझ सकते हैं, अगला नोट पॉइंट भाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगला नोट पॉइंट अगर आप समझें, ये जो स्पर्शी खींचा गया है, ठीक है, तो ये जो आप क्या कह सकते हैं, धारा रेखा, दो धारा रेखाएं, क्या दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, ठीक है। दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। भैया कैसे पता चलेगा, देखो भाई एक धारा रेखा ये हो गया, एक धारा रेखा ये हो गया, दोनों काट दी, ठीक है, लेकिन ये काट नहीं सकती, काट दी लेकिन कैसे, क्यों नहीं काट सकती, देखो जरा। जैसे मान जहाँ पे काटी है इस बिंदु पर भाई इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इधर गया, इस बिंदु पर इस वाले स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये गया। तो एक ही बिंदु पर किसी भी जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उस द्रव के कण का वेग एक ही बिंदु पर केवल एक ही हो सकता है, 32 तो थोड़ी हो सकता है, ठीक ना। क्या होगा, केवल एक ही होगा, 32 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इस बिंदु पर धारा रेखा का यहाँ पे क्या होगा, दो दिशा हो गया, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। जब भी वो दिशा होगा क्या होगा, केवल एक ही दिशा होगा, और एक ही दिशा होने के कारण तो यहाँ पे कितना दिशा मिल गया, दो। जो दो दिशा असंभव है, दो दिशा संभव नहीं है, इसीलिए दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती हैं, आप क्या बताओगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर जब अगर काटेंगी तो वहाँ पे दो दिशा मिल जाएगा, जो कि असंभव है, तो दोस्तों हमने आपको क्या बता दिया कि पहले आपको बताया कि आदर्श द्रव क्या होता है, ठीक है। आदर्श द्रव की कंडीशन है शून्य श्यानता और संपीडितता होनी चाहिए। फिर हमने आपको बताया द्रवों का प्रवाह दो तरीके से, एक धारारेखी प्रवाह, और धारारेखी प्रवाह में हमने क्या क्या बताया वो चीज़ आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। प्रक्षुब्ध प्रवाह यह हुआ, अभी आपने देखा कि इस बिंदु पर जितने भी द्रव के सभी कण जाएंगे उन सभी का पथ क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन प्रक्षुब्ध प्रवाह में क्या होगा कि इस बिंदु पर अगर जाएंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर, मनमानी करने लगेंगे। क्या कहने लगते हैं, मनमानी, ठीक है। जितने भी द्रव के जो कण होते हैं वह सभी कण कोई नियम, उनके लिए कोई नियम कानून कायदा है ही नहीं है, वो क्या करने लगते हैं, मनमानी करने लगते हैं। तो जहाँ पे द्रव के कण मनमानी अपने मन का, ठीक है, जो इच्छा जिधर चाहे उधर जाने लगते हैं, तो ऐसा जो प्रवाह होने लगता है, ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह बोलेंगे। यानी जब द्रव के कण, ठीक है, जब द्रव के कण अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी, क्या कह सकते हो, अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं, तो ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं।
ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या है, कि द्रव के जो कण होते हैं वह अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं। तो ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि द्रव के कण क्या करें, अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं। तो ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि क्रांतिक वेग को समझते हैं। ठीक है ना, द्रव का क्रांतिक वेग। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, मिटाते भाई। हम लोग अब क्या देखते हैं, क्रांतिक वेग। नाम देखो कितना बढ़िया, क्रांति आ गई जिससे लगना। क्रांतिक वेग आप समझते हैं भाई, क्रांतिक वेग होता क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग, चैप्टर अपना का नाम हटा दिए। ठीक है, अब तुम लोग बढ़िया देखो भाई, क्रांतिक वेग हम लोग फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, क्रांतिक वेग पढ़ेंगे, क्रांतिक वेग का फार्मूला लगाएंगे। क्रांतिक वेग जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखिए भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्रांतिक वेग क्या होता है। आप किसी भी द्रव को, ठीक ना, किसी भी द्रव को जब प्रवाहित करेंगे तो प्रवाह में दो तरीके से प्रवाहित कर सकते हैं। एक हुआ प्रक्षुब्ध प्रवाह और दूसरा हुआ धारारेखी प्रवाह। धारारेखी प्रवाह में आपने देख लिया कि धारारेखी प्रवाह में क्या होगा, किसी भी बिंदु पर द्रव के जितने भी कण रहेंगे वह क्या होंगे, सभी एक ही पथ पर चलेंगे। और प्रक्षुब्ध प्रवाह में मनमानी करने लगते हैं। तो अगर आपका जो वेग यानी द्रव को जब प्रवाहित करेंगे, अगर आपने प्रवाह एक नियत या कुछ एक लिमिट तक उसको वेग देंगे, तब तक तो भाई धारारेखी रहेगा। जब तक एक नियत या लिमिट कह सकते हैं ना, लिमिट वेग देंगे तो वह क्या रहेगा, एक मतलब धारारेखी नहीं प्रवाहित होगा। जैसे ही आप उसका वेग बढ़ा देंगे तो वह धारारेखी ना होकर के क्या हो जाता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है। कब होगा, जब आप उसका वेग बढ़ा देंगे। भाई आराम से प्रवाहित कर रहे थे, ठीक है, चलो भाई धारारेखी था, लेकिन आपने क्या कर दिया, जो धारारेखा प्रवाह था उससे आपने वेग को ज़्यादा बढ़ा दिया। जब वेग को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो धारारेखा ना होकर के क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध हो जाएगा। यानी द्रव के कण अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगेंगे, तो वह क्या हो जाता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है। तो जो प्रक्षुब्ध होने से पहले तक का जो वेग होता है, उसी वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक वेग बोलेंगे, द्रव का क्रांतिक वेग। तो क्या कह सकते हैं कि द्रव का क्रांतिक वेग वह वेग है, या फिर कैसे, वह अधिकतम वेग, ऐसे सही रहेगा ना, वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारारेखी रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक ना, वह प्रवाह या वह अधिकतम वेग ना, वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह ना, वह अधिकतम वेग मतलब भाई अधिक से अधिक जहाँ तक सहन कर सकता है, अधिक से अधिक जहाँ तक वह क्या रहेगा, केवल धारारेखी रहेगा। और जहाँ वह क्या हो जाए, प्रक्षुब्ध हो जाए, तो वह क्रांतिक वेग नहीं है। ठीक है, वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह क्या रहता है, धारारेखी रहता है। वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारारेखी रहता है। ठीक है, द्रव का प्रवाह धारारेखी रहता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाएगा, क्रांतिक वेग कहलाएगा। अच्छा, इसको हम लोग जो लिखते हैं, क्रांतिक वेग को जो लिखते हैं वीसी से लिखते हैं। ठीक ना, तो नीचे लिख सकते हैं भाई, इसे वीसी, वी मतलब वेलोसिटी, सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी से प्रदर्शित करते हैं। इसे वीसी से प्रदर्शित करते हैं, किसको, क्रांतिक वेग को। और क्रांतिक वेग क्या है, वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह क्या रहता है, धारारेखी रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए भाई, क्रांतिक वेग का हम लोग सूत्र निकालेंगे। क्या करेंगे, क्रांतिक वेग का सूत्र निकालेंगे। तो क्रांतिक वेग का सूत्र निकालने के लिए एक वैज्ञानिक थे, रेनाल्ड। कौन थे भाई, नाम सुनो जरा, रेनाल्ड। क्या बढ़िया नाम है ना, रेनाल्ड। तो क्रांतिक वेग का सूत्र निकालने के लिए हम लोग, एक वैज्ञानिक थे रेनाल्ड, और रेनाल्ड ने एक प्रयोग किया था। ठीक है, रेनाल्ड ने एक प्रयोग किया था, और उन्हीं के प्रयोग के आधार पर
हम लोग क्या निकालने वाले हैं, क्रांतिक वेग का सूत्र। तो क्रांतिक वेग का सूत्र कैसे निकालेंगे, रेनाल्ड एक वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक अपना एक प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, क्रांतिक वेग का सूत्र निकालने वाले। तो अब रेनाल्ड जी वैज्ञानिक जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया हुआ था, थोड़ा समझते भाई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था भाई, जरा समझो। उन्होंने बताया कि कोई नली है, ये क्या है, कोई नली है, दिख रही ना ये नली, ये अपने घर के आसपास सब जगह नली देखी हो, ठीक है, ये कोई नली है। तो नली है, उस नली का व्यास, ठीक है, उस नली का व्यास क्या है, डी है भाई। व्यास यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, इसको व्यास कहते हैं ना। माना कोई नली, माना कोई धारा देखी नली, क्योंकि भाई प्रक्षुब्ध प्रवाह के लिए कोनो नियमों का कानून नहीं है ना, क्योंकि वो कुछ फॉलो ही नहीं करती हैं। जब फॉलो नहीं करेंगे वैज्ञानिक पे क्या रिसर्च करेंगे, कोई रिसर्च नहीं है ना। तो जो धारा देखी, जो नियम कानून कायदा पालन करता है उसी पर तो नियम बना है। तो ये नियम किसे बना हुआ है, धारा रेखी पर। तो ये क्या हो गया, कोई धारा रेखी नली हो गया, मतलब इसमें कौनो अगर द्रव प्रवाहित होगा, कौन द्रव, आदर्श द्रव, अगर कौनो आदर्श द्रव प्रवाहित होगा तो उसका जो वेग होगा क्या सा, मतलब प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखी प्रवाह होगा। अगर इसमें कोई भी जो नली है, इस नली में कौनो द्रव अगर प्रवाहित होगा तो उसका वेग, उसका प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखी होगा, ठीक ना। तो कोई ये नली है और नली का व्यास क्या है, डी है, ठीक है। और इसमें जो है कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, और जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका क्रांतिक वेग क्या है, वीसी है, और द्रव का सांद्रता गुणांक ईटा है। ये देखो भाई, ईटा बड़ा खतरनाक लग रहा है, तुम लोग देखे फिगर, ईटा। अब ये घर पर ईट उट जो होता है ना, वो ईट उट नहीं, ये दूसरा ईटा है। और इसी ईटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता गुणांक। क्या बोलेंगे, सांद्रता गुणांक। अब सांद्रता गुणांक को अभी चर्चा करें भैया 2 मिनट में, ठीक ना, वो जल्दबाजी मत दिखाओ थोड़ा। सांद्रता गुणांक अभी क्या करें, चर्चा करें कि सांद्रता गुणांक होता है क्या, बहुत डिटेल्स पढ़ने वाले सांद्रता गुणांक के बारे में, ठीक है। पहले लेकिन ये प्रयोग तो पहले हम लोग इस सूत्र को तो निकाल लें, क्रांतिक वेग का सूत्र क्या होता है। तो हमने क्या बताया कि कोई नली है, उस नली का व्यास क्या है, कैपिटल डी है, और जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उस द्रव का क्रांतिक वेग क्या है, वीसी है, ठीक है। और जो द्रव है उस द्रव का सांद्रता गुणांक ईटा है, द्रव का सांद्रता गुणांक क्या है, ईटा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। द्रव का सांद्रता गुणांक क्या है, ईटा है ना। और जो द्रव है, और द्रव का घनत्व क्या है, रो है, ठीक है। द्रव का घनत्व क्या है, रो है। हमने क्या मान लिया, माना कोई एक नली है, नली का व्यास क्या है, डी है, द्रव का सांद्रता गुणांक ईटा है, और द्रव का घनत्व क्या है, रो है, ठीक। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो रेनाल्ड ने बताया, ठीक है, रेनाल्ड ने बताया कि जो क्रांतिक वेग यानी वीसी है वह अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, ईटा के, यानी द्रव के सांद्रता गुणांक के। यही क्रांतिक वेग वीसी अनुक्रमानुपाती होता है किसके, द्रव के घनत्व रो के। यही क्रांतिक वेग वीसी अनुक्रमानुपाती होता है जो व्यास है डी, यानी नली के व्यास डी के, ठीक है। अगर हम इन तीनों भाई, तीनों किसके, इसके अनुक्रमानुपाती हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वीसी प्रोपोर्शनल टू ईटा रो डी। वाह, ईटा रो डी, ईटा रो डी, अच्छा लग रहा है ना। वीसी प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, ईटा रो डी। तो भाई आप लोग एक चैप्टर पढ़े हो, उस चैप्टर का नाम क्या है, विमी विश्लेषण। क्या पढ़े हो, विमी विश्लेषण। विमी विश्लेषण में आप सीखे हो या आपको सिखाया गया है, ठीक है। क्या सिखाया गया है कि अगर आपको केवल पता चल जाए कि फला भौतिक राशि और फलाने फलाने भौतिक राशि पर निर्भर करती है, तो आप लोग उसके बीच संबंध निकाल देते हो। सोचो कितना बड़ा जादू आप लोग सीख चुके हो। केवल आपको ये बता दिया जाए कि फला भौतिक राशि और फलाने फलाने पे डिपेंड करती है, तो आप लोग क्या करते हो, उनके बीच में कैसे कैसे संबंध होता है वो चीज़ आप निकाल देते हो। तो वही जादू यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक ना। वो जो यूज किए हो वहाँ पे कभी पढ़े हो कि हमें केवल मिल जाए कि फला भौतिक राशि मतलब क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग निर्भर करती है कौन, फलाने फलाने पर, मतलब ईटा पर, रो पर, डी पर। अब इनके बीच में संबंध निकाल दो। संबंध इनके बीच में कैसे निकाला जाता है वो चीज़ आप लोग सीखे हो, और वही चीज़ यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं। वहाँ जो चीज़ सीखे ना उसी का देखो, हमने जब पढ़ा रहा था ना, आपको बता दे भाई, बीमा वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपको कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है। सबसे बड़ी चीज़, ये बीमा वाला चैप्टर कभी साथ छोड़ने वाला है, कभी नहीं साथ छोड़ने वाला है। ये साथ रहेगा तब तक जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक, ठीक है। तो वीसी प्रोपोर्शनल टू ईटा रो डी, ठीक ना। अब प्रोपोर्शनल चिन्ह जब भी हटाते हैं नितांक लाते हैं, तो नितांक हर जगह मनमानी नहीं करते हैं, अपने नितांक का हर जगह मनमानी नहीं करते हैं। तो यहाँ भी भैया रेनाल्ड प्रयोग किए थे, तो उनके सम्मान में नितांक को आर ई, रेनाल्ड नाम दे दिया गया, ठीक है। यानी वीसी बराबर आर ई क्या है, नितांक हो गया। नितांक को आर ई क्यों लिया, क्योंकि रेनाल्ड प्रयोग किए थे, ठीक है। आर ई ईटा रो डी, इसी को हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ की बीमा को लिख दें। क्या करें, दोनों तरफ की बीमा को लिखने पर, तो क्या लिखते हैं हम लोग, दोनों ओर की बीमा लिखने पर
दोनों ओर या दोनों तरफ बात है कि ना, दोनों ओर की बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर दोनों ओर बीमा लिख दें एकदम सर। वीसी वेग है, वेग का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस वन, वेग हो गया। ये भैया नीतांक है, नीतांक का कोनो बीमा नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा ईटा, ईटा आ गया। अभी हम तो चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो चर्चा जब करेंगे तो आप बीमा भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ समय के लिए, जब तक चर्चा नहीं कर रहे तब तक के लिए ये जाने कि ईटा का जो बीमा होता है यम यल माइनस वन टी माइनस वन, यम यल माइनस वन टी माइनस वन। अच्छा एक चीज़ देखो मैं छोड़ रहा हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ, आप जब ये पढ़े थे तो आप उसे पढ़े होंगे कि हम लोग अपने मन से मान लेते हैं कि पहली वाली भौतिक राशि की घात है। अब जरूरी नहीं कि ए ही माने, कुछ ही मान सकते हैं, ए बी सी सीरियल से मान लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने माना नहीं, चलो भाई ए बी सी, ठीक है। तो ईटा, ईटा की घात क्या हो गया ए, ईटा की बीमा, ईटा की बीमा के ऊपर क्या लगा ए। रो घनत्व तो है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन की घात बी। ये सब में आ रहा ना, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का यम बटे आयतन का यल थ्री, ऊपर जाएगा तो यल माइनस थ्री। डी व्यास है भैया, व्यास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सबकी बीमा क्या होती है, त्रिज्या सबकी बीमा यल होती है। तो यहाँ पे व्यास है तो यल कहाँ है, अरे आप व्यास को लंबाई से नापोगे ना, ठीक। ये क्या हो गया सी, बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, वी सी की बीमा यल टी माइनस वन, रो की ये ईटा की बीमा यम यल माइनस वन टी माइनस वन, रो की यम यल माइनस थ्री, डी का यल। अब क्या करेंगे हम लोग, यम देख लें, यम कितनी बार है, यल कितनी बार है, टी कितनी बार है। देख लो भैया यहाँ पे यल टी माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम केवल ए बार है, यहाँ पे बी बार है, यानी यम की घात ए प्लस बी हो गया। यल पे आ जाओ भैया, यल की घात माइनस ए, देखो भाई माइनस ए का गुणा एम करोगे माइनस ए ना, यहाँ पे देखो माइनस तीन का गुणा बी में करोगे माइनस तीन बी, तो माइनस ए माइनस तीन बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी। भाई यहाँ पे यल की घात प्लस में है तो वन का गुणा सी में करोगे सी हो जाएगा। टी पे आ जाओ, टी की घात क्या है यहाँ पे माइनस ए, देखो माइनस वन का गुणा ए में माइनस ए, इसमें टी है ही नहीं है, माइनस ए मिला, ठीक। ये लाइन समझ में आ गई ना कि हमने यम का कैसे किया, यल का कैसे किया, बी का कैसे किया। एक बार और रिटर्न देखो, हमने क्या बताया, यम कहाँ पे है और कहीं है नहीं है, तो यम अच्छा है यहाँ पे है, यम की घात है ए, यहाँ पे क्या है बी, ए प्लस बी। यल पे आ जाओ माइनस ए, यहाँ पे आ जाओ माइनस थ्री बी, यहाँ पे प्लस सी। उसी तरीके से टी पे केवल यहाँ पे और यहाँ पे कहीं है ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे कि ये जो है घातों की तुलना कर दें। क्या कर दें, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करते भैया, घातों की तुलना करने पर, अब घात की तुलना कर देंगे भाई तब क्या हो जाएगा। अब हम लोग घातों की जब तुलना कर देंगे, देखो भाई घात कर तुलना करने का मतलब है कि यहाँ पे यम की घात ए प्लस बी है तो इधर कितना है, यहाँ पे यल की घात माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी है तो इधर कितना है, और यहाँ पे टी की घात माइनस ए है तो इधर कितना है। यही बोला जाता है तुलना, इसे क्या बोला जाता है, तुलना बोला जाता है। तो यहाँ पे यम की घात क्या है ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है कुछ होना है, क्या है कुछ होना है। जब कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते जीरो, ठीक ना। जब कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे जीरो ना, यानी ए प्लस बी आपको क्या मिला, लड्डू मिल गया, ठीक है। इस पे आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या है माइनस ए, यानी यल पे आ जाओ भाई, यल की घात क्या है यहाँ पे माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी, माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है सर, क्या है एक है। इधर आ जाओ भाई, टी की घात यहाँ पे माइनस ए है और इधर क्या है, इधर माइनस एक है, ठीक ना, दिख रहा है सबको माइनस एक ना। चलो अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है, सॉल्व बहुत ही आसान, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। देखो भैया माइनस ए बर्बाद हो गया, माइनस माइनस बर्बाद हो गया, ठीक ना। तो ए बराबर क्या मिल गया, एक मिल गया, ए बराबर क्या मिल गया एक। अब यही ए का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो बी का मान मिल जाएगा, एकदम सा मिल जाएगा। रख दे भैया, एक प्लस बी बराबर जीरो, तो बी बराबर हमको क्या मिल गया माइनस एक। ए का मान एक, बी का मान माइनस एक। अब यही मनवा ला के इसमें रख दें, ए बी का मनवा रख दें, सी का मनवा अपने आप आ जाएगा। चलो भाई रखते हैं, तो ए का मान रखेंगे एक प्लस में है तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस थ्री, माइनस माइनस क्या है भाई थ्री, और बी की जगह पे माइनस एक प्लस सी बराबर क्या मिला एक, ठीक है। माइनस एक माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस सी बराबर एक, तीन में से गया दो, प्लस दो उधर जाएगा तो माइनस दो, तो सी बराबर एक माइनस दो, सी का मान क्या आ गया माइनस एक आ गया। सी का मान क्या आ गया आपको माइनस एक मिल गया। तो ए का मान क्या मिला एक, बी का मान क्या मिला माइनस एक, सी का मान क्या मिला माइनस एक। अब यही मनवा उठा के हमको कहाँ रख देना है, यही मनवा उठा के जो समीकरण बनाए हैं,
समीकरण कहाँ के लिए बनाए थे ना, मनवा रखने के लिए। ठीक है, मान रख के कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो क्या रखेंगे भैया, स्मॉल ए स्मॉल बी तथा जो स्मॉल सी है स्मॉल सी का मान, ठीक है, उठा के कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में पटकने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या कर दें भाई, पटकना नहीं रखना कहते हैं ना, समीकरण 1 में रखने पर। अब रख दे भैया, तो वीसी बराबर आर ई, ठीक है, समीकरण 1 देखो ये वाला है आर ई, ठीक है, ईटा की पावर ए का मान क्या है आपका आया है 1। लिख दो भैया, ऐसे लिखना नहीं जाता लेकिन लिख दे रहे हैं। ठीक है, रो की पावर क्या है बी की घात क्या है -1। उसके बाद क्या है डी की घात क्या है सी का मान क्या आपने निकाला -1। हमने ए बी सी का मान रखा है, ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान -1, और कुछ नया जादू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई क्या हो जाएगा, अब देखो जो चीज़ माइनस घात है उसको क्या कर देना है, प्लस बना देना है। प्लस बनता कैसे है, प्लस तभी बनेगा जब आप नीचे का ऊपर कर दोगे। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देने पर घात जो होता है वह चिन्ह अपना बदल लेता है। ठीक ना, घात अपना चिन्ह बदल लेता है कब, जब उसका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करा दो। ठीक है, चलो भाई जितना माइनस है सबको प्लस बना देना, सबको क्या कर दें, सबको पॉजिटिव एनर्जी दे दो भाई। जब पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो आर ई ईटा अपान रो डी लो भैया, यही क्या आ गया, यही आपका क्रांतिक वेग का सूत्र आ गया। ये क्या आ गया, क्रांतिक वेग का सूत्र आ गया। ठीक ना, ये क्या आ गया, क्रांतिक वेग का सूत्र आ गया। तो अगर हम पूछे आपसे क्रांतिक वेग का सूत्र क्या है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, आर ई ईटा अपान रो डी, आर ई ईटा अपान रो डी, रोटी नहीं चल रहा है ना, रोटी नहीं समझना, आर ई ईटा अपान रो डी। अच्छा अगर बात करें यहाँ से आर ई बराबर क्या हो जाएगा, आर ई बराबर हो जाएगा वी सी रो डी अपान ईटा। ठीक है, ये भी एक सूत्र बन गया। अगर हम कहें भाई अच्छा आर ई की, हम लोग भाई आर ई क्या है, एक नियतांक है, इसकी परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर ई क्या है, रेनॉल्ड संख्या है ना, आर ई हमारा क्या है, ये रेनॉल्ड संख्या है। ये क्या है, रेनॉल्ड, क्या लिख रहे भैया, पता नहीं क्या लिख दे रहे हैं ना, आर ई हमारा क्या है, रेनॉल्ड संख्या है। तो रेनॉल्ड संख्या की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो रेनॉल्ड संख्या कह सकते हैं कि एक बीमाहीन भौतिक राशि है। क्या है, बीमाहीन भौतिक राशि है जो हमें सिर्फ यह बताती है, क्या बताती है, जो हमें सिर्फ यह बताती है कि जो हमारा प्रवाह है ना, वह प्रवाह धारा रेखी है या प्रक्षुब्ध है। धारा जो हमारा प्रवाह हो रहा है, जो द्रव का प्रवाह हो रहा है, वह द्रव का प्रवाह धारा रेखी है या प्रक्षुब्ध है, यह जो बताता है वही क्या कहलाता है, रेनॉल्ड संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि रेनॉल्ड संख्या में, कि रेनॉल्ड संख्या वह भौतिक राशि है, यह वह बीमाहीन भौतिक राशि है। रेनॉल्ड संख्या वह बीमाहीन भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि द्रव का प्रवाह धारा रेखी है या प्रक्षुब्ध है। द्रव का प्रवाह धारा रेखी है या प्रक्षुब्ध है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा भाई, अगर हमारा आर ई का मान यानी रेनॉल्ड संख्या आर ई का मान अगर ये 2000 से ज़्यादा है, 2000 से ज़्यादा है, तो समझ जाओ प्रवाह हमारा क्या है, प्रक्षुब्ध है। क्या है ये, अगर आर ई का मान 2000 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। वही अगर आर ई का मान कम है, जिसकी तरफ ये पूछ है ना, समझो कम है, ठीक ना, तो आर ई का मान अगर 2000 से कम है तो प्रवाह हमारा क्या है, धारा रेखी है। प्रवाह क्या है, धारा रेखी है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई ना, क्रांतिक वेग का सूत्र कैसे कैसे निकाला गया, ये सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो भाई, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, जो अभी मैं बार बार चर्चा कर रहा था ना, ये ईटा वाला श्यानता। ठीक है, कहा ना भाई 2-4-10 मिनट आप लोग थोड़ा सब्र करिए, अब वही चीज़ आ गया है, ईटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डालेंगे, हेडिंग श्यानता। ठीक है भाई, चलो मिटाते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। और ये चीज़ देखो बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो बीमा हम लोग चैप्टर पढ़े ना, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे चैप्टर और हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आसान हो जाता है, क्योंकि भाई जब चीज़ जो पीछे पढ़े रहते हैं ना, उससे रिलेटेड जब चीज़ें मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी और पढ़ाने वालों को भी। पता नहीं, ठीक है, तो लोग पढ़ने में जरूर मज़ा आता होगा। चलो यार, पिछली वाली चीज़ पढ़े हैं वही सब तो है। चलो भाई, तो अब हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं, प्यारी सी हेडिंग, श्यानता क्या होता है। ठीक ना, श्यानता, इससे इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी।
अभी हमने बताया कि जिस तरीके से दो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोस वस्तुओं जब आपस में रगड़ी जाती हैं, ठीक ना, जब ठोस वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो क्या होता है कि उनमें एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है जो क्या करता है, उनको उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। उसी प्रकार से दरों में भी ये कंडीशन है। तो दरों में कंडीशन क्या है, जैसे मान चलिए भाई यहाँ पे द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, द्रव प्रवाहित हो रहा है। इसकी भी बहुत सारी परत होंगी, हमने बताया बहुत सारी क्या होंगी, परत होंगी। जो सबसे नीचे वाली परत होगी सबसे कम, उससे ऊपर वाली परत उससे ज़्यादा, उससे ऊपर वाली उससे ज़्यादा, उससे ऊपर वाली उससे ज़्यादा, उससे ऊपर वाली उससे ज़्यादा, और सबसे ऊपर वाली सबसे ज़्यादा। ठीक ना, जो सबसे नीचे है उसका वेग क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। जो सबसे ऊपर जो परत होती है उसका वेग क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना, सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे वाला बेचारा सबसे कम। ठीक है, तो ये दरों की परत है, और दरों की परतों में क्या लगता है, ये प्रकार की इनके अंदर गुण है। क्या गुण है कि ये सापेक्ष गति का विरोध कर रही है। और कैसा विरोध करती हैं, ये नीचे वाली जो होती है इसका विरोध करती है। मतलब नीचे वाली कहती है भाई तुम आगे मत बढ़ो, और उसके ऊपर वाली कहती है तुम आगे आओ। सोचो जरा कैसी इनकी प्यार मोहब्बत वाली कहानी है, समझ में नहीं आता कि नीचे वाली कहती है कि भाई तुम आगे मत जाओ, आगे वाली कहती है तुम आगे आओ। नीचे वाली कहती है आगे मत बढ़ो, आगे वाली कहती है तुम, आगे वाली कहती है जिससे मतलब ऊपर वाली होगी ना, ऊपर वाली कहेगी आगे आओ, नीचे वाली कहेगी आगे मत जाओ। इस तरीके से, ठीक ना, ये क्या हुआ, इस तरीके से क्या करती है, विरोध करती हैं। तो दरों की परत हो गई, दरों की परतों के बीच या दरों की भिन्न भिन्न परतों के बीच में लगने वाला वह विरोधी बल, ठीक ना, जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। तो पहले हम लोग श्यानता को लिख लें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द्रव का वह गुण, ये प्रकार का श्यानता गुण है भाई, ठीक ना, क्या है, गुण है। द्रव का वह गुण, द्रव का वह गुण, द्रव का वह गुण जो द्रव की भिन्न भिन्न परतों में, जो द्रव की भिन्न भिन्न परतों में, भिन्न भिन्न मतलब बहुत सारी परत है ना, भिन्न भिन्न परतों में, भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखो भाई यहाँ पे हेडिंग आपको मिलेगी और डिफिनीशन बहुत छोटी छोटी, ठीक ना, देख रहे हो कि मुश्किल से 1 लाइन 2 लाइन डिफिनीशन है जो आप लोग समझ भी सकते हो, और ये टॉपिक ऐसी कि आप लोग केवल समझते रहो, अपने आप याद होता रहेगा। तो द्रव का वह गुण जो द्रव के भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। कौन सी गति का, सापेक्ष गति का विरोध करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करता है, श्यानता कहलाता है, श्यानता कहलाता है। ठीक ना, बात समझ आ गई, श्यानता कहलाता है ना। तो द्रव का वह गुण जो द्रव के भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। आप लोग श्यानता का बहुत सारा एग्जाम्पल देखे होंगे, ठीक है, भले से केयर ना करो बात अलग है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे आप लोग सिंपल से एग्जाम्पल देखो भाई, आप कोई भी चीज़ आप द्रव ले लीजिए किसी भी चीज़ में, और उसको बहुत तेज़ी से क्या कर दीजिए, हिला दीजिए, ठीक ना, हिला देना, या फिर और क्या वर्ड बोल सकते हो भाई तुम ही जानो, ठीक ना, बहुत तेज़ी से उसको क्या कर दो, हिला दो। तो देखते होगे कुछ देर बाद द्रव घूमते 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 क्या हो जाता है, ठहर जाता है। कुछ देर बाद भाई क्या हो जाता है, ठहर जाता है। इसका मतलब है कि जो द्रव की परतें होती भाई, न्यूटन का नियम कहता है कि अगर एक बार कोई चीज़ गतिमान हो गई तो गति में ही रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो द्रव ठहर क्यों गया, वो द्रव ठहर इसलिए गया क्योंकि द्रव की भिन्न भिन्न परतों के सापेक्ष गति में विरोध करने वाला गुण पाया गया। द्रव की भिन्न भिन्न परतों में विरोध करने वाला एक गुण पाया गया। इसी के कारण जो है वह द्रव क्या हो गया, जो आपने घुमा के रखा हुआ था वह क्या हो गया, कुछ देर बाद जाके रुक गया। ठीक ना, और भी चीज़ देख सकते हो कि कह सकते हैं कि कोई अभी हम लोग द्रव, ठीक है, द्रव नीचे अभी गिरा दें तो वह द्रव कुछ दूर तक जा करके अपने आप रुक जाता है। ऐसा नहीं भाई द्रव फैलता हुआ चला जाएगा, तो द्रव अगर हमने गिराया, वह द्रव गिराने के बाद वह कुछ देर जा करके अपने आप क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसका मतलब है जो द्रव की परत होती है उन परतों के बीच में क्या होता है, एक विरोधी बल पाया जाता है, और वही विरोधी बल हमारा क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। ठीक ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि श्यानता वगैरह वगैरह क्या है। ठीक है, अब भाई हम लोग अपने आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं कि वेग प्रवणता क्या होता है। ठीक ना, आगे हम लोग क्या देखेंगे, वेग प्रवणता क्या होता है। तो भाई आप प्यारी सी डालिए पहले, वेग प्रवणता क्या है। वेग प्रवणता, श्यानता आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए भाई वेग प्रवणता, तो जो वेग प्रवणता होता है, अब देखिए भाई जैसे मान चलिए कि हमारा क्या है, कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है
और इस अच्छा प्रवाह में हम कौन सा प्रवाह लेंगे, धारेखी प्रवाह लेंगे। हमने बताया ना प्रच्छुद्ध वाले को छोड़ देना है, प्रच्छुद्ध वाले को कोई लेना ही नहीं है। तो द्रव कैसा प्रवाहित हो रहा है, धारेखी प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोई दो परत ले लेते हैं। सपोज दैट ये हम लोग बहुत सारी परत को हटा देते हैं, एक ये परत है ये ले लें, एक परत सपोज दैट है ये ले लें, ठीक ना, दो परत ले लेते हैं। तो दो परत में चलो ये ऐसे बना देते हैं। अब दो परत है, ये वाली ज़्यादा वेग, ये वाली कम वेग। तो आपने देखा कि दो परत हमने ले लिया, ये वाली बहुत सारी परत होती ना, दोनों बहुत सारी परत है। हम लोग वेग प्रवणता को समझने के लिए दो परत लेते हैं। अब इन दो परतों में अभी हमने बताया कि सबसे ऊपर वाली वेग सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे वाली वेग सबसे कम। इसका मतलब है कि ये वाली वेग सबसे कम होगी, ये वाली ज़्यादा, ये वाली और ज़्यादा, ये वाली और ज़्यादा, ये वाली और ज़्यादा। तो ये वाली जो वेग का द्रव का वेग है, इस वाली वेग का इससे क्या है, ज़्यादा है, ये वाला कम है, इससे वाला ज़्यादा है। अगर मैं इसको v मान लूँ तो ये आपको क्या मानना पड़ेगा, v माइनस डेल्टा वी। बोल भाई कम है ना, क्या है, कम है। तो कम है तो माइनस दिखाना पड़ेगा ना, v में से घट रहा है। इसका मतलब भाई अरे यार इससे 5 में से ये देखो 5 है और ये 5 माइनस 1 है, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ये 5 में से 1 कम हो रहा है, मतलब ये 4 है। उसी प्रकार से ये v है और ये v माइनस डेल्टा वी है, ये कम है ना, हाँ कम है, ठीक है, कम है। और इनके बीच की दूरी मैं क्या मान ले रहा हूँ, इनके दरों के दो परतों के बीच की दूरी को क्या मान ले रहे हैं, डेल्टा एक्स। क्या मान ले रहे हैं, डेल्टा एक्स। अब देखो भाई जरा समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान है। द्रव ऐसे प्रवाहित हो रहा है, द्रव ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ऐसे ऐसे, और हम लोग दूरी क्या ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। तो द्रव की प्रवाह की दिशा के लंबवत हुआ कि नहीं भाई, द्रव आपका ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ऐसे ऐसे, हमने दूरी क्या ले लिया, प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत, प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत। तो वेग प्रवणता को समझते भैया। तो वेग प्रवणता को समझने के लिए इसका जो सूत्र है, क्या भैया सूत्र, कि वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, यही ना, वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो अब वेग परिवर्तन बटा समय ना, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत, द्रव प्रवाह ऐसे हो रहा है, दूरी कैसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन बटा दूरी, क्या भी कहेंगे, क्या ले रहे हैं यार, ठीक ना। द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। बात समझ में आ गया। द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत क्यों, क्योंकि भाई दूरी जो लिए अभिलंबवत लिए हैं, दूरी क्या लिए हैं, अभिलंबवत लिए हैं। द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग प्रवणता कहलाती है, ठीक ना। तो आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत, ठीक है मैं डिफिनेशन बोल दे रहा हूँ, द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को, द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। तो वेग प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा वेग परिवर्तन मतलब ज़्यादा में से कम को घटा दो, ज़्यादा क्या है v, कम वाला क्या है v माइनस डेल्टा वी, और दूरी क्या है डेल्टा एक्स, दूरी क्या हो गया डेल्टा एक्स। अब देखो इसको जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, v माइनस वी प्लस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, माइनस वी प्लस वी, सही हो गया। तो क्या बचा, वेग प्रवणता बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। अब मात्रा को बीमा देख लेते हैं भैया, एकदम तुरंत है मात्रा बीमा देखते भैया, मात्रा क्या हो जाएगा और बीमा क्या हो जाएगा, ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा और बीमा क्या हो जाएगा। देखो भाई मात्रा क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। लो भैया मीटर उड़ा दिया, तो क्या बचा 1/सेकेंड, 1/सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, 1/सेकेंड मतलब क्या हुआ, सेकेंड इनवर्स। तो वेग प्रवणता का मात्रक क्या में निकल के आया, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा बीमा क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स का बीमा क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स का बीमा हो जाएगा T-1, ठीक है। तो ये रहा भैया आपका वेग प्रवणता। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं पर, ठीक है। आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। आप सुंदर सा नोट्स बनाइए और हर चीज़ों को समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से वीडियो को आप लोग चला सकते हैं। वीडियो को आप लोग चलाएंगे तो आपको फिर लगेगा कि हाँ भाई मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे पहली बार पढ़ाया, ठीक है। तो ये आप फायदे में रहते हैं। तो
तो आपको समझ में आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं, ठीक है, कि हम लोग देखने वाले हैं कि श्यानता गुणांक क्या होता है, श्यानता गुणांक की डिफिनीशन, ठीक है, और भी धीरे धीरे ऐसी चीज़ें, बर्नौली प्रमेय, अविरतता का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में टपकते हैं भाई, ठीक ना। आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो या आप लोग किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, तो ये सब चीज़ अगर आप पढ़े रहेंगे तो आगे तैयारी करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो बहुत से लोग के दिमाग में ये रहता है भाई क्लास 11 का एग्जाम आने वाला है, ये सब चैप्टर नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा। भाई ठीक है, आपका काम क्लास 11 तक चल जाएगा, लेकिन आगे जो तैयारी करेंगे उसके लिए नहीं चल पाएगा। उसके लिए फिर आपको दोबारा ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तब आपके लिए भारी पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे चीज़ें समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तब जो तैयारी करेंगे वहाँ पे आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, और जब पॉजिटिव महसूस करेंगे तब भाई तैयारी बेस्ट होगी। तो ये सब आपके हाथ में है कि आपको कहाँ पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होना है, ठीक है। आप चीज़ें सीखते रहेंगे, और ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग पढ़े रहेंगे, हर जगह काम आने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग मन से खूब पढ़िए और हर चीज़ का नोट्स बनाइए, क्योंकि जब नोट्स बना के पढ़ेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी चीज़ों को लिखता रहूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।